हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। इस वीडियो में हम अपने क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1 को कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है हंगर, हार्डशिप्स एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। अब ये जो टॉपिक है वो स्टार्ट होता है 1830s और 1840s के इकोनॉमिक और सोशल क्राइसिस के थ्रू। अब 1830s और 1840s के टाइम पीरियड पे इकोनॉमिकल प्रॉब्लम भी थी एंड सोशल प्रॉब्लम्स भी अराइज हुई यूरोप में। वो प्रॉब्लम्स क्या थी? यूरोप फेस्ड सीवियर हार्डशिप्स इन द 1830s एंड स्पेशली इन द 1840s लाइक पॉपुलेशन ग्रोथ। और पॉपुलेशन की अगर ग्रोथ होगी तो अपने आप फूड और जॉब इन दोनों की डिमांड्स राइज होंगी। अब जितनी हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी उतने ही लोगों को खाना चाहिए होगा सरवाइव करने के लिए, और उस टाइम पे फूड क्राइसिस चल रहा था, यानी कि एग्रीकल्चरल बेनिफिट उतना नहीं हो रहा था, हम लोगों को एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन उतना नहीं हो रहा था कि सभी लोगों का पेट भरा जा सके। तो इसी वजह से यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा क्राइसिस देखने को मिलता है यूरोप में। पॉपुलेशन की ग्रोथ के साथ साथ फूड और जॉब की डिमांड्स तो बढ़ी, बट ये डिमांड्स लोगों की फुलफिल नहीं हो पा रही थी। नेक्स्ट, फूड शॉर्टेजेस। इस टाइम पीरियड पे यूरोप में फूड शॉर्टेजेस फेस करने पड़े लोगों को। 1845 में बैड हार्वेस्ट हुई, क्रॉप फेलियर हो गई थी, जिस वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन उतना नहीं हो पाया। वैसे ही पॉपुलेशन इतनी राइज कर रही थी, ऊपर से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी अब कम हो गया, तो ये एक बहुत मेजर इश्यू बन गया था लोगों के सर्वाइवल के लिए। वाइडस्प्रेड फूड शॉर्टेजेस एंड प्राइसेस ऑफ ब्रेड, दैट इज बेसिक फूड, रोज शार्पली। अब फूड शॉर्टेजेस बहुत ज्यादा फैल चुके थे, लोगों को फूड नहीं मिल पा रहा था, और जो फूड अवेलेबल था जैसे कि बेसिक ब्रेड जो अवेलेबल था उनके पास, उसके भी प्राइस जो है, ब्रेड के जो प्राइस है, कॉस्ट है, वो बढ़ती जा रही थी बहुत तेजी से। इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि कुछ लोग तो अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे ब्रेड खरीदना। तो वैसे ही फूड शॉर्टेजेस हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, सभी पॉपुलेशन को खाना मिल नहीं रहा है, और जितना भी फूड अवेलेबल है वो गरीब लोगों को नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि इन सभी फूड प्राइस, ये सारे जो फूड आइटम्स हैं, इनके प्राइसेस बहुत तेजी से राइज कर रहे थे, ग्रो कर रहे थे। नेक्स्ट आता है अनएम्प्लॉयमेंट। अब पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही थी और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी चल रहा था। इंडस्ट्रीज सेटअप होनी स्टार्ट हो चुकी थी इस टाइम पीरियड तक, और काफी सारे जो छोटे छोटे आर्टिसंस थे उन सब की जॉब उनसे छिनती चली गई, क्योंकि अब सारा जो आइटम है, सारा जो मटेरियल है, वो सब इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर किया जाने लगा, और इंडस्ट्रीज के थ्रू बनाए हुए गुड्स रिलेटिवली चीप हुआ करते थे, सस्ते होते थे। तो ये जो आर्टिसंस हैं, इनके एक तरह से दुकान बंद हो गई, इन्हें अब उतना बेनिफिट नहीं हो रहा था, क्योंकि ज्यादातर लोग सस्ती चीजें, इंडस्ट्रीज के थ्रू बनाई हुई जो चीजें हैं उन्हें अडॉप्ट कर रहे थे, उन्हें खरीद रहे थे, इंडस्ट्रियल मटेरियल्स को खरीद रहे थे। अब पॉपुलेशन की ग्रोथ बढ़ती जा रही है और साथ में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी हो रहा है। पॉपुलेशन की ग्रोथ बढ़ रही है और पॉपुलेशन की ग्रोथ के साथ साथ जॉब्स की डिमांड भी बढ़ रही है। लोग अनएम्प्लॉयड हैं, तो एम्प्लॉयमेंट के लिए वो उस एरिया में जाएंगे जहाँ पे इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही हैं, और उन इंडस्ट्रीज वाले एरिया में जब ज्यादा से ज्यादा लोग जाएंगे तो नॉर्मल सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है कि सिटीज ओवरक्राउडेड होंगी ही होंगी। हमें स्लम्स जैसे रीजन देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग रह रहे होंगे, बहुत कम एरिया में, कम रीजन में ज्यादा लोग रह रहे होंगे। तो इस वजह से ओवरक्राउडेड सिटीज हमें देखने को मिली, काफी सारे लोगों ने अपनी जॉब खो दी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से। तो ये सारी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ, फूड शॉर्टेजेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो उस वक्त यूरोप में प्रिवेल कर रही थी, और यूरोपियन पीपल के एक तरह से सर्वाइवल पर बात आ गई थी। कंडीशंस ऑफ डिफरेंट क्लासेस। अब अलग अलग क्लासेस, अलग अलग जो
ग्रुप है सोसाइटी का, उनकी क्या कंडीशंस थी। Peasants suffered due to high food prices, poor harvests and heavy taxes. अब peasants जो किसी भी सोसाइटी का सबसे बॉटम पे आने वाला एक ग्रुप होता है, तो उनकी कंडीशन जब भी मतलब क्राइसिस आएंगे तो peasants की सबसे बॉटम लेवल पे जो ग्रुप है उसकी कंडीशन सबसे ज्यादा बिगड़ेंगी। peasants जो हैं उन्हें यहाँ पे भी हाई फूड प्राइसेस फेस करने पड़े। अब हाई फूड प्राइसेस हैं तो वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, फूड नहीं खरीद पा रहे थे अपने लिए, अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए। तो हाई फूड प्राइसेस की वजह से पीजेंट्स को बहुत सफर करना पड़ा। एंड पुअर हार्वेस्ट, अब क्रॉप फेलियर हो गया तो ये कुछ बेच भी नहीं सकते, थोड़ा बहुत जो इनकी फील्ड्स में प्रोडक्शन होता था, अब अगर वो भी नहीं होगा तो वो बेचेंगे क्या। और कम से कम अगर बेचने के लिए नहीं भी मिल रहा है इन्हें, कम से कम इतना तो मिल जाए कि ये खुद का सर्वाइवल कर सकें, खुद का पेट भर सके, अपनी फैमिली का पेट भर सके, बट इतना भी प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था। तो पुअर हार्वेस्ट का सामना इन्हें करना पड़ा, उसके थ्रू इन्होंने बहुत सफर किया। एंड हैवी टैक्सेस, अब बहुत ज्यादा जब हैवी टैक्सेस लगा दिए जाएंगे तो जो रिच क्लास है वो तो इजीली पे कर देगी टैक्स को, बट ये पुअर पीजेंट्स कहाँ से करेंगे। इनके पास पहली बात जो भी इनकम आती है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की वजह से आती है, बट अब तो हार्वेस्टिंग भी नहीं हो पा रही है इनकी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी नहीं हो पा रहा है, तो इनके पास इनकम भी नहीं आ पा रही, ये इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे, ऊपर से इन्हें एक्स्ट्रा हैवी टैक्सेस भरने हैं। नाउ ये हमने पीजेंट्स का केस देखा, अब वर्कर्स की क्या कंडीशंस थी। वर्कर्स जिसमें आर्टिसंस, लेबरर्स, स्मॉल पीजेंट्स वगैरह ये सब आ जाते हैं जो दूसरों की फील्ड पे काम करते हैं, वो सारे वर्कर्स, इन्हें लो वेजेस मिला करते थे, दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, दूसरों की फील्ड पे जाके काम कर रहे हैं, ये एक तरह से अपना बिजनेस चला रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि बहुत रिच हो जाएंगे ये उस बिजनेस से। क्यों? क्योंकि छोटे मोटे बिजनेस हैं, ये पॉट्स बनाते हैं और दूसरे क्राफ्ट्स बनाते हैं। तो ये जो वर्कर्स हैं इनकी वेजेस, इनकम बहुत लो होती थी। लॉन्ग वर्किंग आवर्स, इनकी वर्किंग आवर्स पहली बात फिक्स नहीं होते थे, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है इकोनॉमी के, तो इनके वर्किंग आवर्स फिक्स्ड नहीं होते थे, इन्हें काफी आवर्स तक वर्क करना पड़ता था। जैसे नॉर्मली हम लोग कंपनीज में जाते हैं, जॉब करते हैं, तो हम लोगों को 6 to 8 आवर्स तक की जॉब करनी होती है एंड देन हम वापस अपने घर आ जाते हैं। बट यहाँ पे कोई भी इनके फिक्स्ड आवर्स नहीं थे वर्किंग के, इन्हें किसी दिन 10 आवर्स करना पड़ता था, किसी दिन 10 आवर्स से भी ज्यादा करना पड़ सकता था। तो इनके लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते थे, ऊपर से वेजेस बहुत कम होते थे, और साथ ही में इनकी वर्किंग कंडीशंस भी सेफ नहीं होती थी, सिक्योरिटी मेजर्स नहीं होते थे इनके उन साइट्स पे जहाँ पे ये काम करने जाते हैं। तो ये वर्कर्स की कंडीशंस थी। अब एजुकेटेड मिडिल क्लास की क्या कंडीशन थी। ये चाहते थे, मतलब एजुकेटेड तो थे बट इन्हें अभी तक पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिले थे। तो मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो चाहते थे कि उनके पास ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल राइट्स आए और कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रिफॉर्म्स लाए जाएं। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की इन्होंने डिमांड करी थी एजुकेटेड मिडिल क्लास ने। तो ये सब हमने देखा 1830s और 1840s के टाइम पे इकोनॉमिक और सोशल क्राइसिस बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे यूरोपियन नेशंस में, और इसके 3 रीजन थे, मतलब 3 ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो फेस की जा रही थी। जैसे पॉपुलेशन की ग्रोथ होगी तो फूड और जॉब्स की डिमांड बढ़ेगी। फूड शॉर्टेजेस, जैसे हमने देखा 1845 में बैड हार्वेस्ट हुई। देन अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से क्या हुआ, काफी वर्कर्स ने जॉब खोई, और पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है, लोगों के पास जॉब नहीं है, तो वो इंडस्ट्रीज जहाँ पे सेटअप है उस एरिया में जा रहे हैं, और इसी वजह से हमें ओवर क्राउडेड सिटीज देखने को मिली। देन हमने कंडीशंस देखी कि किस सोसाइटी के ग्रुप के, मतलब सोशल ग्रुप के क्या क्या कंडीशन थी उस टाइम पे,
उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही थी, जैसे कि हमने पीजेंट्स के बारे में देखा, वर्कर्स के बारे में देखा, एंड देन हमने देखा एजुकेटेड मिडिल क्लास के बारे में। नाउ 1848, जिसे हम ईयर ऑफ रिवॉल्यूशंस भी कहते हैं, पूरे यूरोप में काफी रिवॉल्यूशंस हो रहे थे इस टाइम पे, प्रोटेस्ट हो रहे थे यूरोप के अलग अलग पार्ट्स में। और अब इन रिवॉल्यूशन के रीजन क्या थे, किस वजह से ये रेवोल्यूशन किए जा रहे थे, लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे, कोई ना कोई रीजन तो होगा, इसी वजह से लोगों ने प्रोटेस्ट किया। इकोनॉमिक हार्डशिप, अब वही रीजन, इकोनॉमिक हार्डशिप थी, लोग अनएम्प्लॉयड थे, फूड अवेलेबल नहीं था उनके लिए, फूड स्कार्सिटी थी, सोशल इनइक्वालिटी वो फेस कर रहे थे, पीजेंट्स वर्कर्स को बहुत ज्यादा सोशल इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ती थी, जस्ट बिकॉज वो सोसाइटी की जो पूरी हायरार्की बनी हुई है उसमें बॉटम लेवल पे आते हैं, इस वजह से उन्हें काफी इनइक्वालिटीज फेस करनी पड़ती थी। एंड पॉलिटिकल रिप्रेशन बाय मोनार्क एंड कंजर्वेटर्स, अब मोनार्क यानी किंग और जितने भी कंजर्वेटर्स, किंग के अंडर काम करने वाले जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन सबके थ्रू इन लोगों को पॉलिटिकल पावर भी नहीं दी जाती थी, पॉलिटिकली इन लोगों को रिप्रेस किया जा रहा था, सप्रेस किया जा रहा था इनके राइट्स, इनके वॉइस को दोबारा। और जैसा अभी तक हम देखते आए हैं, जब जब लोगों के राइट्स को सप्रेस करने की कोशिश की गई है, तब तब कोई रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ भी लोगों के राइट्स को सप्रेस किया जा रहा है, और यहाँ भी अब लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, रेवोल्यूशंस करने स्टार्ट किए 1848 में। अब हम दोबारा से आ जाते हैं फ्रेंच केस पे। अब फ्रेंच केस में अगर हम फ्रेंच की बात करें तो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन ऑफ 1848, अब जैसे हमने जुलाई रेवोल्यूशन देखा था 1830 में हुआ था जो फ्रांस में, अब यहाँ पे आ गया फेब्रुअरी रेवोल्यूशन ऑफ 1848। इस रेवोल्यूशन में क्या हुआ, इन फ्रांस फूड शॉर्टेजेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट हिट द हार्डेस्ट। अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी फ्रांस के लोगों को। फ्रांस में फूड शॉर्टेजेस बहुत ज्यादा लोगों को फेस करना पड़ा, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिएट हो गई थी फ्रांस में। फ्रांस के लोग जो हैं वो खाना ना मिलने की वजह से, फूड स्कार्सिटी की वजह से उनकी डेथ होती जा रही थी, और लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा था। अब एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाएगा तो इनकम नहीं आएगी, इनकम नहीं आएगी तो अपने बेसिक गुड्स कहाँ से खरीदेंगे, वो अपने बेसिक एसेट्स कहाँ से खरीदेंगे। वर्कर्स एंड स्मॉल पीजेंट्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट मोनार्की ऑफ लुई फिलिप। हमने देखा था कि 1830 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ले आए थे लोग, रेवोल्यूशन करके, जुलाई रेवोल्यूशन करके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ले आए, और किंग कौन था, लुई फिलिप। अब यहाँ पे लोगों ने लुई फिलिप के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था, स्पेशली किन लोगों ने, वर्कर्स एंड स्मॉल पीजेंट्स ने। नाउ अब हम बात करते हैं फरवरी 1848 में जो रिवोल्ट हुआ था उसका आउटकम क्या आया। अब रिवोल्ट स्टार्ट हुआ पेरिस में। अब पेरिस में जब रिवोल्ट स्टार्ट हुआ तो लोगों ने तब तक हार नहीं मानी जब तक कि राजा ने अपना थ्रोन, अपनी राजगद्दी नहीं छोड़ दी। तो यहाँ पे मोनार्की खत्म हो जाती है फ्रांस में, और फिर फ्रांस एक रिपब्लिक, इंडिपेंडेंट नेशन बन जाता है। अब रिपब्लिक जब ये बनता है तब कौन कौन से रिफॉर्म्स लाए गए फ्रांस में। ग्रांटेड यूनिवर्सल मेल सफरेज, राइट टू वोट फॉर ऑल मैन अबव 21 ईयर्स। ओके, तो यूनिवर्सल मेल सफरेज, ये अगर हम इसकी बात करें, अगेन हमें पता चल रहा है पैट्रियार्कल सोसाइटी है, सिर्फ मेन के राइट्स की बात हो रही है। इंडिया में तो इंडिपेंडेंस के साथ ही विमेन्स को राइट मिल गया था वोट के लिए, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज हम लोगों ने अडॉप्ट किया। बट यहाँ पे 1848 में जब फ्रांस आजाद हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, एक रिपब्लिक नेशन बन गया, तब इसमें जो चेंज लाए गए वो सिर्फ मेल्स के लिए थे, मेल्स के फेवर में थे। यूनिवर्सल मेल सफरेज लाया गया जिसके अकॉर्डिंग जितने भी मेन 21 ईयर्स से ऊपर की एज के हैं उन सबको राइट था वोट करने का। प्रॉमिस टू क्रिएट जॉब्स थ्रू नेशनल वर्कशॉप्स। अब ये रिपब्लिक में एक और चेंज लाया गया, ये प्रॉमिस किया गया लोगों से कि नेशनल वर्कशॉप्स क्रिएट की जाएंगी, गवर्नमेंट लोगों को जॉब प्रोवाइड करेगी,
और लोगों के लिए जॉब क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रॉमिस कर दिया था। नाउ रिवोल्ट्स इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप, ये हमने फ्रांस का केस देखा, लेकिन यूरोप के अलग अलग पार्ट्स में भी रिवोल्ट्स हो रहे थे। अब उसके बारे में देखेंगे। द रेवोल्यूशनरी वेव स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया एंड द हैब्सबर्ग एम्पायर। अब ये जो रेवोल्यूशनरी वेव थी, ये जो रिवोल्ट स्टार्ट हुए थे, जैसे फ्रांस से फैल के हर बारी वो पूरे यूरोप के अलग अलग पार्ट्स में फैल जाते हैं। चिंगारी फ्रांस में लगती है और आग पूरे यूरोप में फैल जाती है। उसी टाइप से यहाँ पे भी फ्रेंच केस अब हमने देखा। अब ये रिवोल्ट्स फैल गए यूरोप के अलग अलग पार्ट्स में। ये जो वेव थी रिवॉल्यूशंस की, ये फ्रांस से जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया और हैब्सबर्ग एम्पायर, इन सभी एरियाज में फैल गई। Workers, peasants, students and middle class liberals came together demanding end of monarchy. अब workers, peasants और middle class के जो लोग थे, इन सेक्शन के जो लोग थे, वो लोग फिर साथ में आए, रिवोल्ट करा इन लोगों ने और इन्होंने अपनी कुछ डिमांड्स रखी। क्या क्या डिमांड्स रखी? सबसे पहले थी एंड ऑफ मोनार्की, यानी जो मोनार्कियल सिस्टम है उसे खत्म किया जाए। उन्हें किंग के अंडर में अब रहना ही नहीं था। मोर राइट्स एंड फ्रीडम, लोगों को अब और ज्यादा राइट्स चाहिए थे और फ्रीडम चाहिए थी। नेशनल यूनिफिकेशंस इन जर्मनी एंड इटली, अब लोग चाहते थे हमने बहुत सह लिया, अब हमें अपना नेशन स्टेट चाहिए। और यहाँ पे नेशनल यूनिफिकेशन की बात हो रही है। यूनिफिकेशन यानी एकजुट करने की, यूनाइट करने की बात हो रही है। क्यों? पहले टुकड़ों में बटा हुआ था, डिवीजन हो रखा है। हाँ, वो एरियाज जैसे जर्मनी एंड इटली जो अलग अलग प्रोविंसेस या अलग अलग किंगडम्स के अंडर में डिवाइडेड थे, उन सबको यूनाइट करने की बात हुई। तो यहाँ पे जर्मनी और इटली, इनको यूनिफाई करने की यानी यूनाइट करने की कोशिश की गई। डिमांड रखी गई कि हम चाहते हैं कि अब हम अलग अलग, जैसे जर्मनी में 39 कन्फेडरेशन माना जाता था जर्मनी को, 39 किंगडम्स के अंडर में आया करता था जर्मनी, पार्ट्स में डिवाइडेड था। तो जर्मनी के लोगों ने एक तरह से रिवोल्ट किया, डिमांड रखी कि हम चाहते हैं कि राजा का रूल खत्म हो और जितने भी हमारे टुकड़े कर रखे हैं, हमारी नेशन के टुकड़े कर रखे हैं, उन सबको यूनाइटेड किया जाए और हमें एक अपना खुद का नेशन स्टेट बना के दिया जाए। ऐसा ही इटली में भी हुआ। तो ये सब हमने आज के टॉपिक हंगर, हार्डशिप्स एंड पॉपुलर रिवोल्ट में देखा। हमने देखा कैसे 1830s एंड 1840s में इकोनॉमिक एंड सोशल क्राइसिस आए, उसने यूरोप को कैसे अफेक्ट किया। फ्रेंच केस हमने देखा, फ्रेंच रिपब्लिक कैसे बना उसके बारे में हमने जाना। रिपब्लिक बनने के बाद फ्रांस में क्या क्या रिफॉर्म्स लाए गए उसके बारे में हमने पढ़ा। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, बट अगर कोई भी डाउट आपके मन में रह गया है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।